डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर 8। चैप्टर 8 जो है वो है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति को हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे। ये जो हमारा पार्ट है, ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10वीं के अंदर इस पार्ट से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो हमारे एमसीक्यूज़ वाले प्रश्न में जो सही जोड़ी जो बनती है हमारी, वह भी इसी पार्ट के अंदर से बनती है। और यह पार्ट जो है, ये ब्रांच, ये इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है। जो आगे जाके इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये आपको बहुत काम आएगी। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन परीक्षाएं हैं, उनकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंपटीशन परीक्षाओं के अंदर इसके यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो कुछ इसकी बेसिक जानकारी वो हमको वो पहले वह पढ़नी है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज जो होता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज, इस त्रिभुज के कोण और इस त्रिभुज की भुजाएं, इनके बीच के संबंध को हम यहां पर पढ़ते हैं। त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच के संबंधों का यहां पर अध्ययन किया जाता है। अब त्रिभुज, हम लोगों ने समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो ये है ए, बी और सी। इस त्रिभुज के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बी वाला जो हमारा कोण है वह समकोण है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि समकोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बाकी दो जो भुजाएं बची है, इनमें से एक भुजा हो जाएगी हमारी आधार और दूसरी भुजा हो जाएगी लंब। अब ये तो हमारी सामान्य सी जानकारी है त्रिभुज के आधार पर, लेकिन यहाँ पर लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, ये इसके एक कोण जो होता है थीटा, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमको कोण थीटा सी दिया हुआ है तो यहाँ पर इसके सम्मुख भुजा जो होती है वो तो क्या कहलाती है? हमारी लंब कहलाती है। और इसके संगत भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज का लंब और आधार इस कोण के ऊपर निर्भर करता है। एक बार और देखते हैं कि यदि ये हमारा त्रिभुज है, इसका कुछ और नाम दे देते हैं हम, पी क्यू आर। यहाँ पर इसमें कोण Q जो है वो क्या है? हमारा समकोण है। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर हमको कोण P जो है वो एक कोण दिया हुआ है, यानी कि थीटा हमारा कौन सा कोण है? P है। तो अब हमारा लंब जो है ये इसके सामने वाली भुजा, यानी कि यह क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? इसमें लंब कहलाएगी। जबकि हमारा आधार जो है ये इसकी संगत भुजा हमारा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। इस प्रकार से हमें यहाँ पर त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, तो इस समकोण त्रिभुज के बारे में इतनी जानकारी हमें होना जरूरी है। इसके बाद में समकोण त्रिभुज के अंदर हमने एक प्रमेय जो पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय। यह पाइथागोरस प्रमेय भी हमें याद होनी चाहिए। यहाँ पर इसका भी हम उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये इतनी सी जानकारी भी हमें यहाँ पर होनी चाहिए। इस पाइथागोरस प्रमेय को एक चीज़ और याद रखना कि इसको बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। तो आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, बोधायन प्रमेय। अब इसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर अब आगे अध्ययन। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? कोई भी किसी भी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो है, जैसे मान ली जाए, अब
समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता है, हमारा समकोण होता है। इसके बाद में दो बचे हुए कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण में से कोई एक कोण जो हमें दिया गया होता है उसके सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपात को क्या बोला जाता है, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। कोई भी एक कोण दिया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमें ये कोण सी दिया हुआ है, इसका मान क्या मान लिया हमने, थीटा, है ना। यहाँ पर कोण सी हमें थीटा दिया हुआ है, तो 90 के सामने वाला जो भुजा होती है उसको तो हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। इसके बाद में इसके जो कोण, जो न्यून कोण हमें दिया हुआ होता है उसके सम्मुख भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और उसके संगत भुजा को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। इसके संगत भुजा को हम क्या बोलेंगे, आधार कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में, अब जैसे मान लीजिए हमने ये कोण थीटा क्यों माना, क्योंकि जो कोण हमको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर हमको दे दिया है कि कोण सी, एक इसका न्यून कोण हमें दिया हुआ है वो कोण सी है, तो हम उसको कोण सी भी मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये ए पर दे दिया तो हमको कोण ए मान लेंगे, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर इसका मान क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब देखिए त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमारे पास 6 अनुपात यहाँ पर होते हैं। पहला तो होता है हमारे पास साइन थीटा, अगर आपको कोण सी दिया हो तो साइन सी लिख देंगे, है ना। दूसरा होता है कोस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा, है ना। इनके और भी नाम हैं हिंदी में, तो इसमें सबसे अच्छा काम यह है कि आप इसको इसी रूप में याद रखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसको इन्हीं नामों से पहचाने जाते हैं। तो आप इनको ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, ऐसे हिंदी में इनको बोला जाता है, अर्ध ज्या। तो ऐसे नहीं, आप इसी रूप में इसको याद रखिए। 3 का एक ग्रुप याद रख लेते हैं, साइन कोस टेन, और 3 का दूसरा ग्रुप है कोसेक, सेक और कोट। अब थीटा के स्थान पर जो कोण हमें दिया हुआ है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक बार और समझा रहा हूं। जैसे कोण ए दिया हुआ है तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। अगर सी दिया हुआ है तो साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी और कोट सी, इस रूप में भी हम इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम इससे संबंधित कुछ अनुपात यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए जैसे हम इसको अगर अंग्रेजी में इसको कर्ण को लिखे तो किस से लिखेंगे, हम के से लिखना शुरू करेंगे। आधार को लिखेंगे तो ए से लिखेंगे, और लंब को लिखेंगे तो एल से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसके अनुपातों को साइन कोस टेन के रूप में, यानी कि न्यून कोण के संगत आधार पर इसकी भुजाओं के हम अनुपात का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर इसके अनुपातों को अगर हम देखते हैं तो देखिए 2 चीज़ आपको याद रखनी है। पहली लाइन के आधार पर आपको याद रखनी है एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। दूसरी इसका उलट दो तो ये हो जाएगा के ए बटे एल ए एल। अब देखिए पहली वाली लाइन का संबंध इससे रख देते हैं, है ना। तो एल बटे के यानी कि साइन, ए बटे के यानी कि कोस, और एल बटे ए यानी कि टेन। दूसरी वाली लाइन जो है उसका संबंध हम इससे बनाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर के बटे एल यानी कि कोसेक, के बटे ए यानी कि सेक, और कोट किसके बराबर हो जाएगा, ए बटे एल के। देखिए हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा लिखेंगे तो एल फॉर क्या होता है, लंब। तो पहली वाली स्थिति को लिखते हैं हम एल बटे के, यानी कि एल यानी कि लंब बटे के मतलब कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो बराबर ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अब देखिए लंब को हमने क्या लिखा था, ये इसके सम्मुख है, तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण बराबर भी क्या हो जाएगा, अगर इसको एक और रूप में आप अगर लिखना चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। इसी का दूसरा हम अनुपात अगर देखते हैं तो दूसरा अनुपात क्या है, ए बटे के। तो
हम यहाँ पर लिख देंगे A/K बराबर क्या हो जाएगा, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार बटे कर्ण तो दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर क्या है, कोस थीटा। तो आधार बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखिए आधार को क्या बोलेंगे हम, इसके संगत भुजा है तो इसको लिख देंगे हम संगत भुजा, या फिर इसको आसन्न भुजा भी बोलते हैं, संगत भुजा बटे कर्ण। इसके बाद में तीसरी कंडीशन देखते हैं हम। तीसरी कंडीशन क्या है, एल बटे ए, एल बटे ए, यानी कि एल को क्या बोलेंगे हम, लंब बटे ए मतलब आधार। तो लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा। तो इसको लिख देंगे हम tan थीटा। अब देखिए हम लंब को क्या बोलेंगे, वही सम्मुख भुजा, और आधार को क्या बोलेंगे, संगत भुजा। तो सम्मुख भुजा बटे संगत भुजा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब देखिए इसके 3 अनुपात हमने लिख दिए। इसके बाद में हमारे पास अभी इसके 3 अनुपात और बचे हैं जिसको हम इसको उल्टा कर देंगे। देखिए अब आ जाता है हमारा कर्ण बटे लंब, यानी कि K बटे L बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब लंब तो यहां पर क्या सम्मुख भुजा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, अब देखिए दूसरी वाली लाइन का पहला क्या है, कोसेक। तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। अगला है कर्ण बटे आधार, K बटे A, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक थीटा। तो यहां पर लिख देंगे हम सेक थीटा। फिर इसके बाद में अगला क्या है हमारा, A बटे L, A बटे L। तो A मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कोट थीटा। तो यहां पर लिख देंगे हम कोट थीटा। इस प्रकार से हमने इस त्रिकोणमितीय अनुपात के जो 6 अनुपात हैं, इसके न्यून कोण, किसी एक न्यून कोण और उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य में जो संबंध है, जो अनुपात है, उसको हमने यहाँ पर पढ़ा है। ये 6 ही अनुपात हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कर्ण जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, तो इसको हम H से लिख देते हैं। आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस, तो इसको हम अगर B लिख देते हैं। और लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, तो इसको हम P से अगर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, देखिए लंब, तो लंब इसकी जगह क्या आ जाएगा, P, आधार तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, B, और लंब फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, P। यहाँ पर देखिए कर्ण यानी कि हाइपोटेनस यानी कि H, फिर H और ये B। तो अब देखिए इसको भी अगर हम अंग्रेजी में भी याद रखें तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन H, है ना। तो L अपॉन K के स्थान पर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, P अपॉन H। ठीक उसी प्रकार से दूसरा है हमारा A अपॉन K, A फॉर आधार यानी कि B अपॉन हाइपोटेनस यानी कि K यानी कि कर्ण, तो कर्ण को क्या लिखा हमने, H। तो B अपॉन H इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर है हमारा लंब बटे आधार, लंब को क्या लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर यानी कि P अपॉन आधार, आधार यानी कि बेस B, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो P बटे H B, इसको भी हम याद रख सकते हैं, जिसको हम आसानी से याद करके और इस रूप में लिख सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, H और B अपॉन, देखिए P और ये आधार यानी कि B और P। इसको भी हम याद करके और इस रूप में लिख सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें हिंदी में याद नहीं होता है तो अंग्रेजी में इनके नाम याद रख सकते हैं, और इनको भी हम इसी रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात हम याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर
ये जो 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, जिनको हम एक तरह से सूत्र बोलते हैं। तो उन सूत्रों को याद करना बहुत ही कठिन पड़ जाता है, लेकिन हम इसको जब इन 2 ग्रुप में याद करते हैं, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, तो जितने भी इसके जो सूत्र होते हैं उनको याद करना बहुत ही इजी और सरल हो जाता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इनके संबंधों को इससे ज़्यादा सरल तरीके से आपको कभी समझ में आया नहीं होगा और किसी ने समझाया भी नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम साइन के बारे में देखते हैं तो साइन थीटा इसके बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। तो ये आपका एक सूत्र भी है, आप इसको मान सकते हो, कोसेक थीटा। ये आपका पहला सूत्र हो गया, है ना, ये संबंध है इनके बीच में। अब देखिए इसके बटे में कुछ भी नहीं, यानी कि क्या है, 1 है। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर हम गुणा करते हैं तो ये अगला सूत्र जो हमें वो क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पर 1 बच जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब देखिए हम अगर कोसेक थीटा को यहीं पर छोड़ देते हैं तो ये साइन थीटा 1 के बटे में चला जाएगा, यानी कि इसी का हमारे पास तीसरा सूत्र क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। यह यहां पर देखिए साइन थीटा के जो है वो 3 प्रकार से संबंध हमने यहां पर पढ़े हैं। अब देखिए अगला है हमारे पास क्या है, कोस थीटा। दूसरी चीज हम यहां पर देखते हैं, कोस थीटा। इसको हम चौथा सूत्र नाम दे देते हैं, चौथा नंबर। अब देखिए कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होगा हमारा 1 बटे सेक थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा। अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या हो गया, 1 सेक थीटा। तो कोस और सेक का अगर हम गुणा करें तो 5वां सूत्र हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब यहां पर देखिए अगर हम सेक को हमारे पास बचा लेते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कोस थीटा। तो यहां पर हमारे पास छठा जो हमारा सूत्र प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। कक्षा 10वीं में जो सही जोड़ी आती है उसमें से एक रिलेशन यहां से पूछा जाता है। अब देखिए ये हो गया हमारा क्या हो गया, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। 3 रिलेशन हमने यहां से पढ़ लिए। अब देखिए इसके बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, टेन थीटा। टेन थीटा के बारे में हम यहां पर देखते हैं। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा 7वां, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कोट थीटा। तो टेन थीटा बराबर हम लिख देंगे 1 कोट थीटा, है ना। यहां पर जो कोण थीटा के स्थान पर हमें जो कोण दिया हुआ है वो कोण लिख देंगे, 30, 0, 45, 60, 90 या फिर ABC, है ना, PQR, जो भी दिया हुआ हो हम वो लिखेंगे यहां पर। अब देखिए हम टेन और कोट का अगर गुणा कर देते हैं तो 8वां सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ये भी हमें एक संबंध यहां पर प्राप्त हो गया। अब देखिए इसका 9वां सूत्र या 9वां रिलेशन अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर कोट को हमारे पास रखें हम तो टेन 1 के बटे में चला जाएगा। तो अगला रिलेशन हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। यहां पर इस प्रकार से हमें टोटल इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से हमें 9 रिलेशन प्राप्त हुए। देखिए ऊपर वाले तीनों लिए, नीचे वाले 3 अपने आप बन गए, यानी कि साइन थीटा बराबर लिया था हमने, लेकिन कोसेक थीटा बराबर भी 1 साइन थीटा हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर कोस थीटा लिया था तो सेक थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। फिर कोस और सेक का गुणा करेंगे तो फिर वही 1 आ जाएगा। कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। अब देखिए कोट और टेन के 2 रिलेशन और हैं, वो और हम पढ़ते हैं। तो ये 9 हो गए। 10वां क्या हो जाएगा हमारे पास, 10वां देखिए टेन थीटा बराबर एक रिलेशन और होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। दूसरा होता है
11वां रिलेशन हमारा कोट थीटा के लिए, कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो रिलेशन और हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसमें से इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस में साइन ऊपर रहेगा किस में साइन नीचे रहेगा। तो ये है कोट थीटा, तो को सी से शुरू हो रहा है यानी कि कोस भी सी से शुरू हो रहा है, तो कोस ऊपर रहेगा और साइन नीचे रहेगा। टेन में सी है नहीं तो इसलिए साइन ऊपर रहेगा और कोस नीचे रहेगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो 11 रिलेशन प्राप्त हुए हैं इनमें भी इतनी इम्पोर्टेंट है ये आपस में कि इनको बिगैर याद हुए हम इसके अन्य जो आगे के जो सवाल करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, इस त्रिकोणमिति के अंदर अभी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, 3 चीज़ें और बची हैं जो कि हम इसके बाद में आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इतने जो हमने अनुपात जो पढ़े हैं या जितना बेसिक नॉलेज इसमें पढ़ा है वो एक बार अवश्य कंप्लीट कर ले, क्योंकि इस चैप्टर को, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये हमें जब तक भी गणित पढ़ते हैं लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। तो इसलिए इसको थोड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये थोड़ा पढ़ने में हार्ड भी लगता है। तो इसलिए इसको पहले इसका बेसिक नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है और ये कई सारी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।